वेलकम टू फिजिक्स अबॉर्ड। रोटेशनल मोशन के इस लेक्चर में देखेंगे कुछ अलग अलग टॉपिक्स को। आइए शुरू करते हैं। अक्सर आपको कैनिस्टर के लिड को खोलने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ जाता है यहाँ पर, ठीक है। एक फोर्स का डायरेक्शन ये होता है और दूसरे का ठीक उसके अपोजिट। मान लेते हैं कैनिस्टर का लिड कुछ ऐसा है, एक फोर्स ये F और दूसरा ठीक उसके अपोजिट, ठीक है। तो दो फोर्स आप लगा रहे हैं और इस दोनों के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, ठीक है। अभी आपको समझाने के लिए हम मान लेते हैं कि ये इसका पिवोट पॉइंट है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। मान लेते हैं कि ये R1 है और ये R2 है और टोटल डिस्टेंस ये D है, ठीक है। इस तरह का जब फोर्स अप्लाई करके किसी चीज़ को रोटेट करते हैं, टर्निंग उसके अंदर ले आते हैं, तो इस टाइप का जो फोर्सेस यूज होता है वो कपल कहलाता है, जिसके कारण टॉर्क आप डेवलप करा लेते हैं। टॉर्क ऑफ द गिवन कपल ऑफ फोर्स। कपल का मतलब ये होता है पेयर, जोड़ा। तो यहाँ पर कुछ बातों का ख्याल रखना। मान लीजिए आपको समझाने के लिए हमने इसको पहले पिवोट मान लिया है, ठीक है। कपल के लिए दो फोर्सेस की ज़रूरत होती है, पेयर ऑफ फोर्सेस, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। देख लीजिए डायरेक्शन अपोजिट है या नहीं है, ठीक है। अब आइए, डायरेक्शन अपोजिट आपने ले लिया है, क्लियर है। अब आप टॉर्क लिखना चाहते हैं फॉर द कपल ऑफ और द पेयर ऑफ फोर्सेस। अब इस पिवोट को ओरिजिन मानकर आप टॉर्क लिखिए, इस फोर्स के लिए भी और इस फोर्स के लिए भी। तो जब आप टॉर्क लिखेंगे, नेट टॉर्क, तो देखिए ये आप फिंगर को R की तरफ ले जाइए, सारे फिंगर्स को, और कर्ल कीजिए F की तरफ। ये थंब बाहर की तरफ आ गया, एंटी क्लॉकवाइज यानी बाहर की तरफ दिखा रहा, तो पॉजिटिव टॉर्क हो गया इस फोर्स के कारण। तो कितना हो गया, R1F। मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहे हैं, डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव है, बाहर की तरफ आ रहा है। अब इसी पिवोट के लिए ऐसे लिखिए, ठीक है, ये R और F, फिर बाहर की तरफ, चूंकि वहां भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। तो R2F कॉमन हो गया, R1 प्लस R2 हो गया, ठीक है। देखिए R1 प्लस R2 कितने के बराबर है, दैट इज इक्वल टू D, ठीक है। तो ये कपल है। अगर ये पिवोट ना हो, जैसे कि कैनिस्टर के केस में पिवोट नहीं है, तो अगर आप दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन अप्लाई करते हैं, तो ये जो कैनिस्टर का लिड है, ये जो लिड है वो किसके अबाउट रोटेट करेगा, वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करना शुरू हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर पिवोट की जगह पर ये किसके अराउंड या किसके अबाउट रोटेट करेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। सो अगर पिवोट ना हो तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो लीड हो, या जो भी चीज़ आप ओपन करना चाहते हैं जिसमें दो पेयर ऑफ फोर्स लगाए हैं, जिसको कपल कहते हैं, उसके कारण सेम डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप होता है और उसको रोटेट करा देता है। दैट इज नोन एज कपल। देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल टॉर्क जो होती है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो टॉर्क लग रही होती है, उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई रिजिड बॉडी है ये, ठीक है, जो किसी एक्सिस या किसी प्लेन में कुछ इस तरह है, जिसका ये पिवोट पॉइंट है, ठीक है। अब
ये मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और हम जो ग्रेविटी इस पॉइंट पर लेना चाहते हैं, लेट दिस पॉइंट इज ऑफ मास एम आई। तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के कारण जो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा। हम उसको नाम दे देते हैं एफ आई जी, क्योंकि ये आइथ पॉइंट आपने लिया है। कौन सा पॉइंट है? आइथ पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर एफ आई जी क्या है? वो एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है ऑफ पार्टिकल आई जिसका मास एम आई है। तो जब आप टॉर्क लिखेंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक पार्टिकल के लिए, तो देख लीजिए उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ सामने से मोमेंट आर्म लेना पड़ेगा, ठीक है, या लीवर आर्म लेना पड़ेगा। लेट दैट लीवर आर्म इज एक्स आई। तो जब आइथ पार्टिकल के लिए टॉर्क लिखेंगे टी आई, मैग्नीट्यूड वाइज ही हम सिर्फ लिख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली देख लीजिए 90 डिग्री है, देयरफॉर वो आप लिखेंगे एक्स आई एफ आई जी, जहाँ पर ये एफ आई जी क्या है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द आइथ पार्टिकल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक पार्टिकल के लिए आपने लिखा है, ऐसे ऐसे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो आप क्या करें, नेट टॉर्क लिख लें। तो वो कितना हो जाएगा? सारे ऐसे पार्टिकल्स I इज इक्वल टू 1 to n आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड कर लेना पड़ेगा। ठीक है, एक पार्टिकल के लिए मैंने बता दिया, वैसे सारे पार्टिकल्स के लिए आप कर लीजिए। ठीक है, अब आइए इसका वैल्यू डालिए। फोर्स कितने के बराबर होता है? एफ आई जी एम जी के बराबर। ठीक है, तो एम आइथ पार्टिकल पर अभी बात कर रहे हैं और जी आई। ठीक है, आप जानते हैं कि नियर द अर्थ सरफेस जी बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है, जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, और इसे सिर्फ हम एम आई जी लिख लें। ठीक है, यानी दैट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू एम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई, और दिस इज एम आई इंटू जी। जी कॉन्स्टेंट है, बाहर की तरफ ले लीजिए। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 to n, ये क्या हो गया? एक्स आई एम आई। अब ज़रा समझिए इस टर्म को, आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई एम आई। याद कीजिए जब आप सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आप क्या करते थे? एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/m टोटल मास ऑफ द गिवन रिजिड बॉडी इनटू आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई एम आई। इज दैट ओके? देयरफॉर अगर इस पूरे टर्म को ऐसे ही यहाँ पर रहने दें और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये टोटल मास इनटू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 to n समेशन सिग्मा एक्स आई एम आई। यही है ना सेंटर ऑफ मास। तो क्या आप इस पूरे ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ टर्म है उसको अब आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू ये टोटल मास ऑफ द गिवन रिजिड बॉडी कैपिटल एम, एम इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये क्या है? एक्स सी एम। ठीक है, देयरफॉर ये नेट टॉर्क किस चीज़ में कन्वर्ट कर गए? दैट टॉर्क इज इक्वल टू दिस एम जी और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इससे एक चीज़ क्लियर हो गई है कि आप अलग अलग पार्टिकल्स को जो कंसीडर करते
सिर्फ ith पार्टिकल आपने कंसिडर करके मूव कर लिया और यहाँ तक पहुँच गए, जनरलाइज कर दिया। तो आप अगर बहुत सारे पार्टिकल्स को कंसिडर करते तो हर एक पार्टिकल के लिए जो टॉर्क निकालना पड़ता सबको फिर ऐड करना पड़ता। उसके बदले में आपने क्या किया है कि ये टॉर्क जो अब आ रहा है वो कहाँ लग रहा है, एग्जैक्टली सारे फोर्सेस के कारण टॉर्क नहीं निकालकर डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके कारण आप टॉर्क लिख रहे हैं। यानी अलग अलग पार्टिकल्स को आपको कंसीडर नहीं करना है और सारे फोर्सेस के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए टॉर्क निकालना है उसे नहीं करके आपको उन सारे टॉर्क को कन्वर्ट करके एक टॉर्क में लाना है और ये दिखाना है कि ये फोर्स सारे पार्टिकल्स पर नहीं लगकर डायरेक्टली एग्जैक्टली ऑन द सेंटर ऑफ मास पर लग रहा है। द ग्रेविटेशनल टॉर्क, द ग्रेविटेशनल टॉर्क acting on any extended object is equivalent to the torque acting on सेंटर ऑफ मास। इज दैट ओके? तो यही सेंटर ऑफ मास क्या कहलाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाती है। मीन्स आपको उसी सेंटर ऑफ मास पर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स यूज करना है और उसके लिए आपको टॉर्क निकाल लेना है। सारे पार्टिकल्स के लिए अलग अलग टॉर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक इक्विवेलेंट जो ये टॉर्क है वो आपको निकाल लेना है। तो आपको इस पूरे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को ऐसा नहीं मानना है कि बहुत फैला हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, बस मान लेना है कि एक छोटा सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका सारा मास यहाँ सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड है। इज दैट ओके? और उसी पॉइंट को जहाँ पर वो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, रोटेशन एंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव कर रहा होता था तो वहाँ पर आप F = m/a लिखते थे, जहाँ मास क्या था, इनर्शिया के बारे में बताता था। ठीक है, यानी जो मोशन को चेंज होने से रेसिस्ट करता था। ठीक है, तो क्या वैसा ही यहाँ पर रोटेशन के केस में भी F के बदले में कुछ आएगा और क्या इनर्शिया का भी कोई फॉर्मेट होगा या नहीं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे डोर का ही केस हमने लिया था कि डोर है, किसी एक हिंज से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो अटैच्ड है और कहीं डोर नॉब लगा हुआ है इस डिस्टेंस पे और आप वहाँ फोर्स लगा के इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर यहाँ टॉप व्यू से देखेंगे तो ऊपर से देखने पर लगेगा कि ये बिल्कुल सर्कुलर मूव कर रहा है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ से देखने पर बिल्कुल ऐसा मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आपका मूवमेंट है। कैसा? बिल्कुल सर्कुलर मूवमेंट होता है। आप कभी भी गेट को ओपन करके क्लोज करके देख लीजिएगा, बिल्कुल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। यहाँ पर है मेरा इस वक्त हिंज पॉइंट या पिवोट पॉइंट मेरा यहाँ है
मैंने ये प्लेन दिखाया है टॉप से आपको, ठीक है। मान लीजिए ये y और x है, तो ये जो है ना फैलाव ये z की तरफ है, यानी ये जो गेट है वो एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रहा है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है, z की तरफ है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है, z की तरफ है। तो ये किधर रोटेट कर रहा है, मान लीजिए कि ये एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रहा है, एक सर्कल में रोटेट कर रहा होगा। इज दैट ओके? मान लेते हैं कि इस पर फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है, ठीक है, और ये हमारा आर्म लेंथ है। दिस इज आर्म लेंथ, या जो भी कहें पोजीशन वेक्टर कहें, नॉट मोमेंट ऑफ आर्म या मोमेंट आर्म और लीवर आर्म, ये वो चीज़ नहीं मान रहे हैं हम, चूँकि फोर्स को आपको परपेंडिकुलर दिखाना होगा। तो क्लियर सी बात है, ये एंगल अब आपका थीटा हो गया मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जो टेंजेंशियल लग रहा है एफ साइन थीटा हो जाएगा। इज दैट ओके? अगर सिर्फ एक पार्टिकल के लिए आप बात कर रहे हैं तो इस केस में आप देखिए सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स के कारण ही टॉर्क काम कर रहा है। मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आर, और ये कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा। ये क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि ये जो है क्या है, पैरेलल कंपोनेंट है। ये क्या है, पैरेलल कंपोनेंट है। पैरेलल कंपोनेंट क्या है, डायरेक्टली एक्सिस ऑफ रोटेशन से होकर गुजर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है, और इंटरसेक्ट कर रहा है तो वैसे केस में उस एक्सिस के अलोंग जो टॉर्क होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। आपको मैंने ये चीज़ क्लियरली बताई हुई है। और एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए कि जब सर्कुलर पाथ पर होता है तो डायरेक्शन के चेंज करने के कारण सेंट्रीपेटल फोर्स एक काम कर रहा होता है, दूसरा टेंजेंशियल फोर्स काम कर रहा होता है। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पिवोट पॉइंट है जहाँ पर वो रोटेट कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ यही वो चीज़ है जो काम कर रही होती है, और वो है टेंजेंशियल फोर्स, ना के फोर्स। क्योंकि आप देखिए ना, जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर डायरेक्ट आप फोर्स लगा रहे हैं तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। आर एफ एग्जैक्टली एफ क्या है, इस पर लग रहा है, उससे क्रॉस होकर जा रहा है, तो आर तो ऑलरेडी ज़ीरो हो गया। तो आर ज़ीरो हो गया तो टॉर्क पूरा का पूरा ज़ीरो हो गया, क्योंकि आर तो बचा ही नहीं इस केस में, ठीक है। तो इसके लिए ये ज़ीरो हो गया। तो ये एक पार्टिकल के लिए अगर आपने लिया है तो ऐसा तो इसमें हज़ारों पार्टिकल है, तो उस केस में जब आप फोर्स लिखेंगे तो ये भी तो चेंज करेगा ना, क्योंकि हमने एक कोई पार्टिकल लिया है तो ये हमने आर लिख लिया है। लेकिन अगर ith पार्टिकल के लिए आप लेते हैं तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, नेट टॉर्क आपका हो जाएगा, सारे पार्टिकल्स को ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई, और ये टेंजेंशियल फोर्स कितना एफ साइन थीटा। तो बार बार एफ साइन थीटा नहीं लिखकर हम इसे डायरेक्ट टेंजेंशियल फोर्स अब लिखेंगे। आई इज इक्वल टू 1 to m आर आई, और ये टेंजेंशियल फोर्स। और टेंजेंशियल फोर्स में आप सीधी सी बात जानते हैं कि अगर ith पार्टिकल पर आप लगा रहे हैं तो ये टेंजेंशियल फोर्स कितने के बराबर हो जाएगा, m इंटू एक्सेलरेशन इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। सो अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, ये आर आई एफ टी m इंटू ए, तो ith पार्टिकल इंटू ए टेंजेंशियल, ठीक है। और लेक्चर में रोटेशन मोशन के मैंने शुरू में ही बता दिया है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये ith पार्टिकल का रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये कांस्टेंट होता है, ये बात आपको मालूम है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, i इज इक्वल टू 1 to n, और ये आर आई, ये एम आई, और ए टेंजेंशियल इज, ठीक है, आर आई इंटू
अल्फ़ा, सो आर आई इंटू अल्फ़ा। अब ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके लिख लीजिए। टॉ इज इक्वल टू ये दोनों आर आई और आर आई क्या हो गया, एम आई आर आई स्क्वायर, और अल्फ़ा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि सारे पार्टिकल के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या है, अल्फ़ा कांस्टेंट है, तो सिग्मा से बाहर आ गया, एंड दिस इज आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया टॉर्क, अब टॉर्क आ गया अल्फ़ा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर। ओके, ये जो टर्म है ना, यही कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया, वेयर आई इज रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू समेशन या सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर। ठीक है, तो अब टॉर्क आपका कितने के बराबर हो गया, दैट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है, जैसे फोर्स लीनियर मोशन के लिए लिखते थे तो m इंटू ए था, देख लीजिए आई किसकी जगह पे आ रहा है, m की जगह पे, जिसको रोटेशनल इनर्शिया आप कह रहे हैं। तो रोटेशनल इनर्शिया क्या हो गया, दिस इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। मास क्या था, एक इनर्शिया जो किसी भी लीनियर मोशन को रेसिस्ट करता था, चेंज इन लीनियर स्टेट या पोजीशन, उसको वो क्या करता था, रेसिस्ट करता था। अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता था, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता था। तो रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास का मतलब क्या है कि ये एंगुलर मोशन को रेसिस्ट करेगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितने के बराबर है, दैट इज इक्वल टू एम आई आर आई। ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ गिवन रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये सिंगल एक मास नहीं है, बल्कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट पूरे इंटायर रिजिड बॉडी का मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको शो करता है ये पूरा टर्म। ठीक है, क्या है ये टर्म, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट कई लेक्चर्स में और भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कई बार अभी और आने वाला है। ये तो नेट टॉर्क हमने निकाल लिया, एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई हो रहा था ith पार्टिकल पर, उसके कारण। लेकिन क्या इंटरनल जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं पार्टिकल्स के बीच में, उसके कारण भी कोई टॉर्क लग रहा है क्या, बिल्कुल नहीं लग रहा है। आइए उसे चेकआउट कर लेते हैं। टॉर्क की बात जब भी नेट टॉर्क, ये सारे जो भी मैंने लिखे हैं ये नेट टॉर्क है या रिजल्टेंट टॉर्क है। ठीक है, मैंने नेट लिखना ज़रूरी नहीं समझा है, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन ये नेट टॉर्क ही है। तो क्या इंटरनल फोर्सेस काम कर रहे हैं, उनके कारण भी कोई नेट टॉर्क है, बिल्कुल नहीं होता है। उसे समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं। ठीक है, दिस इज पार्टिकल 1 एंड दिस इज 2। आप चाहें तो आई और जे करके भी डिनोट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि किसी भी रिजिड बॉडी के अंदर जो फोर्स काम करता है इंटरनली,
वो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से एक्शन एंड रिएक्शन पेयर में काम करता है। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर में, कहाँ से? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट आई इस पर फोर्स लगा रहा है तो इन रिटर्न ये भी इक्वल और अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन अलोंग द सेम लाइन। ऐसा नहीं है कि लाइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कारण फोर्स जो लग रहा है जे पार्टिकल के कारण आई पर, एफ जे आई, ठीक है, वो इधर लग रहा है और ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में एफ आई जे लग रहा है। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या होता है? फोर्स लग रहा है फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है जिसके अलोंग ये आर, ठीक है, और किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ये आर्म लेंथ बिल्कुल इक्वल है इस दोनों पेयर ऑफ फोर्सेस के लिए। तो अब आइए नेट टॉर्क लिखिए इसके लिए। कितना हो जाएगा नेट टॉर्क? यहाँ से आइए आर क्रॉस एफ, ठीक है, इधर आइएगा तो एक टॉर्क तो ये टॉ हम 1 करके लिख देते हैं और दूसरा हो जाएगा टॉ 2। हम इसका वेक्टर नोटेशन लेकर चलना चाहते हैं ताकि आप उसके डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों को समझ जाएं। ठीक है, आर क्रॉस एफ लिखिए, एग्जैक्टली मान लेते हैं परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ठीक है, और कॉमन आर्म लेंथ है अलोंग दिस पार्टिकल्स लाइंस ऑफ एक्शन। ठीक है, तो अब क्या है? आर क्रॉस एफ, ये फिंगर किए और कर्ल किए एफ जे आई के अलोंग, तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज चलना है पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव साइन के साथ लिख रहे हैं जो उसका डायरेक्शन बता रहा है। और मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो गया? आर, ये दोनों फोर्स सेम है, एफ जे आई इज इक्वल टू एफ आई जे दैट इज इक्वल टू एफ। ठीक है, वो सिर्फ मैंने ये बताया कि जेथ पार्टिकल आइथ पर फोर्स लगा रहा है और आइथ पार्टिकल जे पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? आर एफ, ये वाला जे आई। अब आइए ये आर्म लेंथ और फोर्स का डायरेक्शन, ये देखिए क्लॉकवाइज अंदर की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव आर एफ आई जे मैग्नीट्यूड के साथ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, क्या हो गया? नेट टॉर्क, नेट टॉर्क क्या हो गया? 0 हो गया। देयरफॉर इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज पेयर्स में होते हैं और न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से काम कर रहे हैं और उनका एक कॉमन आर्म लेंथ है जिसके अलोंग पार्टिकल्स एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और जब उनको उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से लिखते हैं तो नेट टॉर्क इंटरनल फोर्सेस के कारण क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। देयरफॉर नेट टॉर्क जब आप आई अल्फा लिखते हैं तो ये किसके कारण है? सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण आ रहा है, उसमें इंटरनल फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दिस लेक्चर। नाउ इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।